अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड एक कंपनी बेस्टवे सीमेंट कंपनी लिमिटेड जिसका सिंबल BWCL है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। कंपनी की डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, उसके बाद ये भी देखेंगे कि उसको परचेज़ करना चाहिए आपको या नहीं, और अगर आपके पास हैं तो वो इस टाइम पे रखने चाहिए या नहीं, यानी कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है या नहीं। और इसके अलावा कंपनी के शेयर प्राइस भी अभी सडनली ऊपर गई थी 22 सितंबर ऑनवर्ड्स, तो उसकी वजह को भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स देख लेते हैं कुछ। BWCL जो है पाकिस्तान की बिगेस्ट सीमेंट्स प्रोड्यूसर्स में आती है। इसकी 5 प्रोडक्शन साइट्स हैं जो कि ओवरऑल जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 15.3 मिलियन टन्स है। वैसे तो ये क्लेम करते हैं कि ये लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है पाकिस्तान के, लेकिन जो लड़की सीमेंट है वो भी तकरीबन इतनी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो इंटरनेट पे डिटेल्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक उनकी भी इतनी कैपेसिटी है, तो तकरीबन उनके साथ साथ ही हैं ये। लेकिन कैपिटलाइजेशन के लिहाज से वो इनसे काफ़ी आगे हैं लक्की सीमेंट वाले। और ये है भी नॉर्थ वेस्ट सीमेंट प्रोडक्शन कंपनी है जिसके प्लांट्स चकवाल, मियाँवाली, कलरकार, हतार और फारूकिया में है। और नॉर्थ बेस्ड सीमेंट प्रोडक्शन कंपनी होने का इनका फ़ायदा भी है कि ज़्यादातर जो सीमेंट की कंजम्पशन है वो ज़्यादा नॉर्थ में ही होती है CPEC की वजह से। उसके अलावा जो ओवरऑल पंजाब गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। वैसे ही आपको पता है ये सड़कों और प्रोजेक्ट्स में काफ़ी आगे हैं पंजाब वाले, और जिसके मुकाबले में सिंध वगैरह में और साउथ साइड पे इतना ज़्यादा कोई कुछ नहीं हो रहा होता। इसके अलावा और इस्लामाबाद वगैरह के प्रोजेक्ट्स और ये वो इधर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उस लिहाज से भी जो इनकी प्रोडक्शन है वो सारी आराम से सेल भी हो जाती है। सीमेंट प्रोडक्शन कंपनी होने के साथ साथ उन्होंने अपना एक पेपर प्रोडक्शन का प्लांट भी 2021 में बनाया था, जिसमें वो अपनी पैकेजिंग जो है वो सारी सीमेंट कि वो सारी उधर ही बनाते हैं। और जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बात की थी कि इनकी प्राइस भी अभी सडनली अनाउंसमेंट एक हुई थी, उसके बाद ऊपर गई थी। तो वो अनाउंसमेंट ये थी कि ये ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एंटर होने वाले हैं और एक फुली ओन्ड सब्सिडरी लेके आ रहे हैं जिसके 100% शेयर्स BWCL ओन करेगी, जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगे, CBU, CKT यूनिट्स वगैरह इंपोर्ट भी करेंगे और सेल करेंगे, जैसे पाकिस्तान में दूसरी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कर रही होती हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं फर्दर। अच्छा, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट प्रोडक्शन कंपनी तो है, लेकिन ये साथ साथ अपने प्लांट्स पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं। उसके अलावा अपने जो रीयूजेबल एनर्जी है उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं और अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस लिए भी इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हुए थे जो कि मैं आपको बताता जाता हूँ। इनकी जो 5 सीमेंट प्रोडक्शन साइट्स हैं उनमें से 4 जगह पे इन्होंने हीट रिकवरी सिस्टम भी लगाया हुआ है, जिसके थ्रू वो हीट को, जो भी वेस्ट हीट होती है उसको रिकवर करके उससे फिर पावर प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक ये भी होता है कि वो स्टीमर्स वगैरह में पानी को गर्म करके फिर उस स्टीम से बनाई जाती है पावर, लेकिन ये भी उनमें से एक तरीका यूज़ करके तो वो एक पावर प्रोड्यूस करते हैं। उस हीट को इन्वायरमेंट में नहीं जाने देते, वेस्ट हीट को भी रीयूज़ करते हैं। इसके अलावा इनका ओवरऑल सोलर कैपेसिटी भी 89.6 मेगावाट की है, जो कि इन साइट्स पे अवेलेबल है, जिस पावर को ये यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये वाटर कंजर्वेशन पे भी यकीन करते हैं। उसमें एक रिवर्स ऑस्मोसिस एक है इनका प्रोसीजर, जिसके थ्रू वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को दोबारा यूज़ के काबिल बनाते हैं और उसको फिर अपने प्लांट में दोबारा से यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट में फेंकने के बजाय। ये एक और एग्जांपल है कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड रीयूज़ ऑफ रिसोर्सेज पे यकीन रखते हैं। इसके अलावा इनके मुताबिक 5.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को ये इन्वायरमेंट में जाने से रोक चुके हैं अपने इन रीयूज़ और मेथड्स को यूज़ करके। उन्होंने इतनी कार्बन फुटप्रिंट अपना कम किया अभी तक। फिर इसके बाद वाटर कंजर्वेशन के लिए इन्होंने एयर कूलिंग कंडेंसर सिस्टम लगाया इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर अपनी कुछ साइट्स पे। अच्छा, इसके अलावा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं। ये तो एक नेक्स्ट लेवल है कि वो आपका जो बारिश का पानी है उसको भी ये स्टोर करते हैं और उसको भी फिर रीयूज़ करते हैं अपने प्लांट्स में।
अगेन फिर इनके ये इन सारे स्टेप्स से तो यही लगता है कि ये काफ़ी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है वो इनका एक पैशन है, और इसके अलावा री यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी ये करते हैं, जिस पे वो डेफिनेटली अपनी कास्ट भी कट कर रहे होंगे। अच्छा, इनकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी कुछ मैंने लिखी थी यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले जो इनकी मेन प्रोडक्ट है वो बेस्ट वे ऑल पर्पस सीमेंट है, OPC। इसके बाद पाक सेम के नाम से एक और इनका सीमेंट आता है, जो कि जिसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी 10,000 PSI है। ये भी एक डिफरेंट ब्रांडिंग के साथ ये सीमेंट सेल करते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टैलियन अर्ली सेटिंग सीमेंट है। ये ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे जल्दी जल्दी सीमेंट के जो है वो सेट होने के या सूखने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर इकोकॉम ऑल पर्पस सीमेंट, बैलेंसिंग बिटवीन कॉस्ट एंड स्ट्रेंथ। ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ पे कंप्रोमाइज़ करके कॉस्ट भी इसकी कम होती है, इसका मतलब ये है। इसके बाद लो अल्कलाई सीमेंट। फिर इसके बाद सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, गुड फॉर सेल इन वाटर लॉक्ड कंडीशंस, जहाँ पे पानी वगैरह का ज़्यादा मसला हो, सेम और पानी ज़्यादा रहता हो, वहाँ पे जो है वो ये सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद लो हीट सीमेंट भी ये प्रोड्यूस करते हैं। ये डैम्स वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पे वो हाइड्रेशन की वजह से हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको फिर वो ज़्यादा गर्म होके जो है वो उसमें क्रैक होने से बचता है, वो उस चीज़ को ठंडा रखता है, उस हाइड्रेशन की हीट को जज्ब करता है। इसके बाद एक और ड्यूरा सीम इनका सीमेंट है, वो भी ऑल पर्पस सीमेंट है, जो कि जहाँ पे कोई स्पेशल नीड्स नहीं है वहाँ पे जो है वो जनरल टाइप ऑफ सीमेंट जो है ये यूज़ होता है, और इसको ड्यूरा सीम के नाम से ये सेल करते हैं। इसके अलावा इनकी एक और प्रोडक्ट एक्सट्रीम टाइल बॉन्ड है, जो कि वो टाइल्स को लगाने के लिए काम आती है। फिर टाइल्स के जो वो होते हैं ना गैप, उसके अंदर डालने के लिए ग्राउट या फिलिंग उसको कहा जाता है, वो भी एक्सट्रीम टाइल ग्राउट के नाम से ये बनाते हैं, तो वो भी इनकी एक प्रोडक्ट है। तो ये तो हो गई इनकी सारी प्रोडक्ट्स जो थी। अच्छा, इसके अलावा बेस्ट वे सीमेंट जो है इनकी एक बेस्ट वे फाउंडेशन भी है। इनके मुताबिक जहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उन्हीं कम्युनिटीज़ को गिव बैक करने पे भी ये यकीन रखते हैं, तो उस लिहाज से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स अडॉप्ट किए हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देते हैं। इन्होंने फिर हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है, और इवन बनाई भी हैं जिनमें इन्होंने तकरीबन 35,000 प्लस पेशेंट्स को अब तक ये कर चुके हैं उनका इलाज। और इस तरह के और ज़्यादा सोशल वर्क्स डिफरेंट किस्म के इन्होंने अपने लिस्ट किए हुए थे, जो कि इधर सब मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, आप जाके देख सकते हैं इंटरेस्टेड हो तो ये तो हो गई कुछ शॉर्ट कंपनी डिटेल्स। आप जाके कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड की प्राइस देख लेते हैं, जो कि 655 रुपीज़ पर शेयर है तकरीबन, जो कि अगर हम 2 इयर्स बैक पे चले जाएं तो ये जब से मार्केट का बुल रन शुरू हुआ है उस वक्त से तकरीबन 150 पे थी, और उसके बाद 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी भी है इस शॉर्ट पीरियड में। और कंपनी का अगर फ्री फ्लोटिंग शेयर्स देखें तो सिर्फ 10% है, यानी कि 10% ऑफ द टोटल शेयर्स जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है रिटेल इन्वेस्टर्स के खरीदने के लिए। बाकी सारे प्राइवेटली ओन्ड है। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 390 बिलियन है, जो कि सीमेंट सेक्टर में सेकंड नंबर पे है। इससे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन लकी सीमेंट की, और उसके अलावा बाकी सारी जितनी सीमेंट कंपनीज है उनकी कैपिटलाइजेशन इससे कम है। इसके बाद अगर हम इसको 1 मंथ के पीरियड पे देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि तकरीबन 3-4 सेशन में 100 रुपीज़ तक की प्राइस इंक्रीज हुई है अचानक। ये शार्प इंक्रीज थी 22 सितंबर से। तो 22 सितंबर को इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी, उसको देख भी लेते हैं। ये इन्होंने अनाउंस किया था कि वो एक फुली ओन्ड सब्सिडरी वो इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं, और एक ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने लगे हैं जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेगी और ऑटोमोबाइल्स वगैरह पाकिस्तान में सेल करेगी। 10 बिलियन उसकी इन्वेस्टमेंट है इनिशियल जो है, जो कि 4 बिलियन ये इक्विटी के थ्रू पे करेंगे। 4 बिलियन यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और 6 बिलियन इसको लोन देंगे, खुद ही एज अ बैंक एक्ट करते हुए इसको लोन देंगे, जो कि फिर वो BWCL वापस भी लेगा। लेकिन इस 4 बिलियन के अगेंस्ट वो 100% ऑफ शेयर होल्डर होगी बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसका मतलब है उसके जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह होंगे, सारी अपसाइड होगी, वो सारी की सारी
बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी और उसके प्रॉफिट्स का फ़ायदा बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको ही होगा। इसी वजह से फिर ये एकदम से शार्प इंक्रीज हुई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ईपीएस और ईपीएस ग्रोथ पे। तो ईपीएस अगर आप इसका देखें, अर्निंग पर शेयर जो है इसकी कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रही है कई सालों से। ये एक साल ऐसा आया था जो कि कोविड वाला ईयर था 2020। उस वक्त बिल्कुल ये इसकी ग्रोथ टैंक कर गई थी, बिल्कुल ईपीएस डाउन हो गई थी। लेकिन उस वक्त आपको पता है लॉकडाउन की वजह से हर तरफ जो है ना वो सब कुछ पूरा इकोनॉमी स्टॉप हो गई थी। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह कहाँ से होनी थी और सीमेंट की सेल्स कहाँ से होनी थी। तो वो एक साल जो है इसका बिल्कुल कोई इतना प्रॉफिट नहीं था, बिल्कुल मिनिमम सा था। लेकिन ओवरऑल उस एक एक्सेप्शन के अलावा ये ओवरऑल ना सिर्फ ईपीएस इसकी पॉजिटिव में अर्निंग पर शेयर बल्कि ग्रो ही कर रही है। और अगर इसके क्वार्टर्स को भी देखें तो मोस्टली पॉजिटिव में है, अदर देन ये एक क्वार्टर जो -0.21 आए हैं। इसके बाद हम डिविडेंड पे चले जाते हैं। तो डिविडेंड में अगर इसकी हम पे आउट पॉलिसी को देखें तो ये तकरीबन जो है वो 100% के करीब पे आउट करते ही जा रहे हैं अपनी जो भी इनकी अर्निंग्स है। यानी कि ये जो अर्निंग्स इनकी होती हैं ये 100% के करीब करीब ये सारी जो हैं पे आउट कर देते हैं। इन परसेंटेजेस का मतलब ये है। अब ये 105 और 112 कैसे हो रहा है? ये पिछले कुछ ईयर्स में जो इनकी अकोमुलेट हुई हुई थी अर्निंग्स जो कि इन्होंने पे आउट नहीं की थी या कम पे आउट की थी उसको अब यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं। ये 2020 में इतनी ज़्यादा कैसे? उसमें उस ईयर की तो इनकी अर्निंग्स कम थी, लेकिन पहले जो इनकी पड़ी हुई थी वो जब इन्होंने पे आउट की तो वो उस लिहाज से परसेंटेज ऊपर चली गई। लेकिन नॉर्मली इनका यही है कि ये जितनी अर्निंग्स करते हैं ये सारी पे आउट कर देते हैं। और ये यहाँ से भी पता चल रहा है कि ईयर टू ईयर जैसे जैसे इनकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, जैसे 2024 में इनकी 23 रुपीज़ अर्निंग थी तो इन्होंने 26 रुपीज़ का पे आउट किया था। इसी तरह 2023 में जो है 21 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, जबकि 23 में इनकी अर्निंग्स 19 रुपीज़ की थी। तो ये बिल्कुल टोटल जो जितनी भी इनकी अर्निंग्स होती हैं ना उनको पे आउट करने पे यकीन करता है। और अगर परसेंटेज में भी देखें डिविडेंड यील्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ 13% डिविडेंड यील्ड है तो वो 13% यानी कि 13,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। उस लिहाज से इसकी प्राइस भी ग्रो कर रही है बड़ी अच्छी, जैसे आपने देखा 4 टाइम्स ग्रो किए 2 साल में। और फिर ये जो जितना हमारा आजकल का चल रहा है रेट उससे बेहतर ही ये इसकी डिविडेंड भी पे कर रहा है। तो डिविडेंड के लिहाज से तो इस सीमेंट सेक्टर में तो ये सबसे बेस्ट है। ये साल में 4 दफा डिविडेंड देते हैं। ये देते हैं फरवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, यानी कि हर क्वार्टर के एंड पे इन्होंने डिविडेंड जरूर देना ही होता है। सीमेंट सेक्टर में वैसे मैं देख रहा था ओवरऑल कोई भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि बहुत कम डिविडेंड्स देने पे यकीन रखते हैं जो बाकी कंपनीज हैं इसकी कंपीटिंग सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर में यही सबसे बेस्ट है डिविडेंड के लिहाज से, वो भी इसका बहुत एक ह्यूज पॉजिटिव पॉइंट है डिविडेंड। जब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी में इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका जो 24 का फोर्थ क्वार्टर था उस वक्त तक तकरीबन 31% जो है प्रॉफिट मार्जिन था। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ग्रॉस में ये होता है सिर्फ जो प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आती है ना उसको माइनस किया जाता है, लेकिन इसमें ऑल कॉस्ट को माइनस किया जाता है जिसमें एंड में मार्केटिंग की कॉस्ट और एक्स्ट्रा वो जो भी सैलरीज और ये वो सब कुछ होता है। तो ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जितना ज़्यादा मार्जिन होता है ना, अगर कम मार्जिन है तो इसको कॉस्ट कटिंग के थ्रू फिक्स भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी में प्रोडक्ट में ही कम मार्जिन है तो फिर वो थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो इनका नेट मार्जिन तो फिर भी बहुत बेहतर है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना ग्रॉस जिस लिहाज से ज़्यादा है। इसको ये बेहतर कर सकते हैं, 15-20 तक भी इवन ला सकते हैं कॉस्ट कटिंग करें तो। लेकिन ओवरऑल इसके साथ भी ये काफ़ी अच्छी प्रॉफिट्स बना रही है और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा अकोमोडेट कर रही है प्रॉफिट्स के लिहाज से। प्राइस भी इसकी अच्छी ऊपर जा रही है, तो इस लिहाज से भी जो है ये बेहतर है और इवन और बेहतर कर सकती है अपने आप। अच्छा, अब इसमें सॉल्वेंसी डेब्ट्स में आ जाते हैं। डेब्ट्स में जो मैं ज़्यादा जिस पे तवज्जो होती है मेरी वो तो ये है डेट टू एसेट्स। इसमें जो लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट्स है वो 33% है, यानी कि अगर इसके 100 रुपये के एसेट्स पड़े हैं पूरे तो उसकी में से सिर्फ 33 रुपीज़ जो है वो इन्होंने डेट पे करना है।
और जो शॉर्ट टर्म में उसमें तो ऑपरेशनल डेट वगैरह भी होता है, तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर यही करता है ज़्यादा। तो इस लिहाज से भी 33 बड़ा बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम सेल्स पे चले जाते हैं। तो सेल्स इनकी ये जैसे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रही है। ये तो इनके प्रॉफिट से भी देखा जा सकता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता 2020 में इनकी सेल्स जो थी, सेल्स पर शेयर 62 रुपीज़ थी पर शेयर, फिर 95 हो गई, फिर उसके बाद 121 हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता सेल्स इनकी इंक्रीज ही हो रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर बीटा वैल्यू, वो भी मैं इनकी देख रहा था, 1 से कम मैं कहाँ गई, ये 0.74। जो 1 या उससे कम वाले शेयर होते हैं वो बड़े स्टेबल समझे जाते हैं, यानी कि वो जो मार्केट की अप एंड डाउन होती है ना, वोलेटिलिटी होती है, उससे इस शेयर का इतना सरोकार नहीं होता। यानी कि अचानक से कोई बैड न्यूज़ आ जाती है कि फ़लाँ मुल्क ने फ़लाँ पे हमला कर दिया, फ़लाँ जगह पे ऑयल की कीमतों में ये हो गया या कुछ और हो गया, कोई और इस तरह का इशू आ जाता है, तो इस कंपनी पे इतना असर नहीं पड़ता। ये मतलब प्रॉफिट में है और डिविडेंड भी दे रही है। तो नॉर्मली वैसे भी जो डिविडेंड देने वाली कंपनीज होती हैं उनकी वो बीटा बड़ा स्ट्रांग होता है, कि क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता होता है कि अगर इसकी प्राइस, शेयर की प्राइस अगर नीचे भी चली जाती है तो उनको कोई खास नुकसान नहीं होना, क्योंकि डिविडेंड से उसके कवर अप होती रहेगी। तो वो इतनी जल्दी पैनिक नहीं करते हैं। तो वो उसकी जो वोलेटिलिटी होती है ना, या उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो मार्केट से थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड रहती है। तो 1 या उससे कम बीटा का मतलब यही होता है, या 1 से थोड़ा सा ऊपर भी हो तो उसका मतलब यही होता है कि कंपनी प्रिटी स्टेबल है। लेकिन अगर 2-3 की तरफ जा रहा हो तो वो फिर वॉलेटाइल कंपनी समझी जाती है। यानी कि कंपनी में खुद तो इतना दाम नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के साथ ऊपर चली जाती है, और थोड़ा सा मार्केट नीचे जाती है तो वो पैनिक कर जाती है। तो ये उस तरह की कंपनी नहीं है, ये इस लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग कंपनी। बुक वैल्यू पर शेयर 114.26, ये थोड़ी सी मुझे वो लगी थी, लेकिन इसका जो है ना ज़्यादा प्राइस इसकी उसकी वजह से है, जो इसका मल्टीपल है, पी रेशो इसका वैसे भी सीमेंट कंपनीज का अच्छा होता है, मतलब 8 तक तो होता ही है प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो अब तकरीबन ये जो इसका करंट दिखाया जा रहा है ना, ये 2024 के फोर्थ क्वार्टर तक था, जबकि अभी 2025 का भी इनका ईयर कंप्लीट हो चुका हुआ है उस तरह। तो उस लिहाज से 40 × 16 तकरीबन ये वाली प्राइस बनती है जो इनकी करंट है। तो इनका करंट जो है अभी फिलहाल 16 पे, जो कि 28 पे भी रह चुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी अभी फेयर प्राइस पे ही है और उससे ऊपर भी जा सकती है। तो जो इसका है ना बुक वैल्यू, इसके हायर मल्टीपल की वजह से जो है ये थोड़ी सी कम नज़र आती है। यानी कि बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि इसके जितने भी एसेट्स हैं ना उनको सेल करके तो इसकी सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया जाए तो पर शेयर कितना बचेगा। अब इसमें जो रियल स्टेट की प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी कम मेंशन हुई हुई होती हैं, वो भी बढ़ चुकी हुई होती हैं, तो ये इस वैल्यू से ज़्यादा ही होता है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है इसकी रियल जो आजकल की प्राइस है और ये ये थोड़ा सा इसमें है, लेकिन इसकी ज़्यादा जो प्राइस है ना वो इसकी जो फ्यूचर अपसाइड है उसकी वजह से ज़्यादा है। तो इसको भी मैं इतना नेगेटिव में नहीं लूँगा, ये भी प्रिटी गुड ही है, क्योंकि इसकी अपसाइड ज़्यादा नज़र आ रही है। इसकी जो सेल्स हैं बड़ी कंसिस्टेंट है। ये अगर कोई थोड़ी सी होती ना इस तरह की कंपनी जो कि सेल्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं कर रही होती, तो फिर इतना बड़ा गैप जो है वो फिर थोड़ा सा नज़र आता कि इसके जो है शायद लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर जैसा कि हम अभी बात कर ही चुके हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है इनकी तकरीबन जो करंट है ये थोड़ी सी यहाँ पे गलत मेंशन हुई हुई है, ये पिछले साल की मेंशन हुई हुई है। जो अभी करंट है वो तकरीबन 16 ही है, जो कि इसके मुताबिक है, जो कि एक्सपेक्टेड थी पिछले साल, तो तकरीबन उसके बराबर बराबर ही है ये। नॉर्मली जैसा कि वो 28 तक भी रही है, इसका मतलब है कि 40 × 28 करें तकरीबन 1120 बनता है। तो अगर करंट जो इसकी ईपीएस है वो 28 के मल्टीपल पे चली जाए तो इसकी शेयर प्राइस यहाँ तक भी पहुंच सकती है। उस लिहाज से ये मतलब थोड़ा फेयर वैल्यू या अंडर वैल्यू भी कह सकते हैं इसको, शेयर को। लेकिन करंट जो मार्केट की वो है उसके लिहाज से ठीक है, ये फेयर है, थोड़ा सा इसका इसमें रूम भी है ऊपर जाने। अच्छा, अब कैश पे आ जाते हैं। कैश पर शेयर जो है वो 2.26 है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है, जो कि इन्होंने कैश रिजर्व में रखा हुआ है। जो कैश फ्लो होता है वो ऑपरेशनल कैश होता है, वो जो करंट लाइबिलिटीज वगैरह होती हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड होती हैं, तो उसकी वजह से ये माइनस में नजर आ रहा है। लेकिन इसमें भी कोई खास मसला होता तो ये अपनी
जो इतने ज़्यादा डिविडेंड है उनको कम करके तो पहले इस मसले को हल करते। तो ये उन्होंने बाय चॉइस ही इस तरह रखा हुआ है कि ऑपरेशनल कैश जो है उनका शायद कम होता है या लाइबिलिटीज से होता है। इसके बारे में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो इनके पास पर शेयर कैश है ना, जो रिजर्व कैश है, वो बढ़ता ही जा रहा है ईयर टू ईयर। जैसा कि हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट है पाकिस्तान के और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। इनकी और लकी सीमेंट की जो है सिमिलर प्रोडक्शन कैपेसिटी है 15.3 मिलियन टन्स पर ईयर। इसके अलावा कैपिटलाइजेशन के लिहाज से ये सेकंड नंबर पे हैं। उनके बाद ये तकरीबन 399 टू 400 बिलियन की इनकी कैपिटलाइजेशन है। अच्छा, इसके अलावा बीटा के लिहाज से, सेल्स के लिहाज से, ईपीएस के लिहाज से आपने देखा कि ये बड़ी स्टेबल है। इनकी सेल्स भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रही है, ईपीएस भी बहुत स्टेबल है, अर्निंग पर शेयर, और इसके अलावा बीटा भी इसका वो स्टेबल उसमें आता है जो कि 1 से नीचे है, जो कि एक कंपनी के काफ़ी स्टेबल होने का सबूत होता है। तो फंडामेंटली तो ये बड़ी स्टेबल लग रही है अपने फाइनेंशियल्स के लिहाज से। इसके अलावा एक और इनका जो प्लस पॉइंट था वो इनकी लोकेशन थी, जो कि ये नॉर्थ में है जहाँ पे ज़्यादा सीमेंट की जो है कंजप्शन होती है। तो इनको ज़्यादा सीमेंट को कहीं आगे पीछे लेके जाए बगैर अपने जो प्लांट्स हैं उनके करीब करीब इनका सीमेंट भी सेल हो जाता है। वो आपने कहीं से सुना तो होगा, सीमेंट कैन ट्रैवल। अच्छा, स्पेशली जो इनकी ये जो करंटली न्यूज़ आई थी ऑटो इंडस्ट्री में एंटर करने की, ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी, जो कि ये अभी तो जो है इसके फ्रूट्स काफ़ी आगे जाके आपको नज़र आएंगे। इसमें ये होता है कि सबसे पहले कंपनी जो है वो जैसा कि अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जिस कंपनी के साथ भी इनका होगा कॉन्ट्रैक्ट बाहर की, जिसकी व्हीकल्स ये लेके आएंगे, उसके पहले सीबीयू यूनिट्स लेके आएंगे। उनकी पाकिस्तान के रोड्स के लिहाज से पहले टेस्टिंग वगैरह करनी होती है इन्होंने, फिर उसके बाद जो है उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह कुछ करके फिर उस लिहाज से फिर जो सीबीयू यूनिट्स फॉर सेल लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो CKD होती हैं, कम्प्लीटली नॉक डाउन किट्स होती हैं, वो भी साथ साथ लाना शुरू करती हैं कंपनीज़, और उनके लिए भी उनको पूरा प्लांट लगाना पड़ता है। फिर उस प्लांट की भी शुरू की कुछ प्रोडक्शंस वगैरह करके, यानी कि उसको पूरा परफेक्ट करना होता है उस प्लांट को, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी सेल्स शुरू होती है तो अपने सही प्रॉफिट के पोटेंशियल पे उस टाइम तक कंपनीज पहुंचती है। लेकिन ये जब न्यूज़ आई थी तो एकदम से स्टॉक की प्राइस तो ऊपर गई थी, ज़ाहिर है वो शुरू की थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी। जैसे आपने साजगार को देखा था कि वो जब सिर्फ रक्षाज का काम करता था तो वो 100-200 रुपये उसकी प्राइस थी, लेकिन जब हैवल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, और हम ऑटो इंडस्ट्री पे बल्कि एक वीडियो भी इस वक्त कर रहे थे और हमने देखा था अपने डिविडेंड्स वाले उसमें कि ये जो है एक प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे हैं तो इनकी प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो जिस तरह 1800 पे आज तक उसका शेयर पहुंचा हुआ है। तो इसी तरह इनको भी टाइम लगेगा, लेकिन इनका हैवल के केस में या साजगार के केस में ये था कि उनकी जो हैवल प्रोडक्ट थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है पाकिस्तान में। तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि इनकी जो वो वाली प्रोडक्ट है, जो भी ये ऑटो जिस कंपनी के साथ भी करते हैं मुआहदा, उसकी गाड़ियाँ कैसी हैं, फिर वो पाकिस्तान में उनको रिस्पांस कैसा मिलता है। अगर तो रिस्पांस मिलता है फिर तो ये बिल्कुल ही विन विन सिचुएशन होगी ना, फिर तो ये बहुत काफ़ी पॉजिटिव में जा सकता है शेयर। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर इतना अच्छा नहीं भी चलता तो फिर भी शेयर होल्डर्स के लिए इसकी डाउन साइड इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 4 बिलियन अपनी इक्विटी से दे रहे हैं, फिर 6 बिलियन का लोन दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही नुकसान होगा, और कुछ ना कुछ तो सेल्स करेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट तो करेगा ही जैसी भी रिस्पॉन्स आया तो। लेकिन अगर ये अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर बहुत आगे जाएगा। तो उसके लिए इसीलिए सडनली प्राइस ऊपर गई है। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी जब एक्साइटमेंट डाई डाउन करेगी और जब वो सारे स्टेप्स में से गुजर रहा होगा तो उस वजह से जो प्राइस ऊपर गई है वो नीचे भी आ सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन हाँ, जो दूसरी साइड पे इसके पॉजिटिव बिज़नेस चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है तो वो प्राइस को जो है वो बेहतर रखेगा। तो इतना कोई इसमें नुकसान का इतना ख़दशा नहीं है, लेकिन
अपसाइड इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है ना, जब हम, आपको याद होगा हर सेक्टर के डिविडेंड्स को हम कंपेयर करते थे और सीमेंट सेक्टर का हमने देखा था, तो उसमें जो सीमेंट सेक्टर में सबसे अच्छे डिविडेंड्स देता है ना, वो यही था BWCL, और सबसे रेगुलरली इनके डिविडेंड्स आ रहे होते हैं। जबकि और कंपनीज जो हैं वो इतना ज़्यादा पे आउट करने पे यकीन ही नहीं रखती सीमेंट सेक्टर में स्पेशली। कम से कम डिविडेंड के लिहाज से ये अच्छी थी, और इसका जो डिविडेंड के साथ साथ 100% डिविडेंड देने की पॉलिसी होने के साथ साथ भी इनके लास्ट 2 इयर्स में प्राइस जो है वो 4 गुना हो चुकी हुई है। तो इसी तरह अगर मार्केट हमारी बेहतर चलती रहती है और इसको अगर कोई चलने देता है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चीज़ें बेहतर रहती हैं, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकता है। तो इसमें जिन लोगों ने रखे हुए हैं उनको तो डेफिनेटली रखने चाहिए, बल्कि बढ़ाने चाहिए। इसकी एक वही स्ट्रेंथ है कि डिविडेंड इनकम भी इसके साथ आ रही होती है। और जिन्होंने नहीं रखे और लेना चाह रहे, तो वो ये कर सकते हैं कि अभी सडनली क्योंकि प्राइस भी ऊपर गई है, तो आगे भी ऊपर नीचे होने का खदशा तो हर वक्त रहता है। तो इसको आप स्टेप्स में जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी आप करें, फिर कुछ अगले माह कर लें या 2-3 माह का बाद कर लें। तो अच्छे शेयर्स के बारे में मेरा अपना भी स्ट्रेटजी यही होती है कि कुछ एक शेयर के ले लेता हूँ, कुछ दूसरे के ले लेता हूँ, फिर अगले महीने किसी और 2 के ले लेता हूँ, इस तरह। तो मैं जब भी सजेस्ट करता हूँ मेरी वीडियोस में, तो ये आप चीज़ रिपीट होती हुई अक्सर देखेंगे कि उसमें फिर ये होता है कि क्योंकि मैंने ये गलती की भी है, एग्रो फर्टिलाइज़र वगैरह के जब मैं परचेज़ कर रहा होता था, तो उस वक्त के अब ये शेयर काफ़ी ऊपर चला जा चुका हुआ है। तो थोड़ा अरसा वेट कर लेते हैं, जब ये थोड़ा सा नीचे इसकी आएगी ना प्राइस, शायद अगले कुछ दिनों में, तो तब परचेज़ कर लेंगे। तो वो उससे ऊपर से ऊपर के लेवल्स पे जाता रहता है। तो फिर उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि कुछ आप क्वांटिटी ले लें, और ताकि अगर वो नीचे भी आए तो फिर आपने दोबारा तो लेना ही है। डॉलर का कॉस्ट एवरेजिंग या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी आपकी साथ साथ होती रहेगी। लेकिन अगर वो ऊपर चला गया तो आपको इतना रिग्रेट भी नहीं होगा कि मैं कम से कम कुछ क्वांटिटी तो उस वक्त लेता ना, मैंने ये बिल्कुल छोड़ क्यों दिया। तो इस वजह से मैं ये अच्छे शेयर्स के बारे में ये कहता हूँ कि अगर वो अपने ऑल टाइम हाई पे भी चल रहे हो तो आप कुछ परचेज़ कर लें, फिर कुछ बाद में कर लें। लेकिन ये उन शेयर्स के लिए ट्रू है जो कि जिनकी EPS वगैरह पॉजिटिव में हो, जो नुकसान ना कर रहे हो। पिछले कई सालों तक उनकी जो EPS है वो पॉजिटिव में, और उनका बिज़नेस अच्छा जा रहा हो, ओवरऑल भी कंपनी स्ट्रांग हो, और जो वो उनकी जो प्रोडक्शन वगैरह वो सारी सेल्स वगैरह सेल आउट हो रही हो। यही चीज़ अगर आप किसी वीक स्टॉक के लिए करेंगे तो वो आप मसले में भी फंस सकते हैं कि वो बाद में बिल्कुल ही उसकी प्राइस टैंक कर जाए और बिल्कुल नीचे चली जाए और फिर आप बैठ जाएं। अच्छा, कंपनी तो ये बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन आप जो भी डिसीजन करें खुद रिसर्च करके या किसी से मशवरा भी कर लें। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी हेल्प ले सकते हैं, वो करके और सोच समझ के आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। सिर्फ मैंने जो ये बातें कर दी उसके बेस पे नहीं, क्योंकि हर एक की अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है। फिर आप कितनी देर तक स्टॉक एक्सचेंज में अपना पैसा रख सकते हैं उसकी भी एक लिमिट होगी, या वो आपको खुद उन डिटेल्स का पता होगा। नॉर्मली तो ये पीरियड जो है वो तकरीबन कम से कम 5 साल का तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो डिसीजन करें आप बड़ा सोच समझ के और अपने लिहाज से करें। तो इसके अलावा इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने भी इससे फ़ायदा उठाना हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।